नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। करीब 6 महीने से अधिक समय से किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसान आंदोलन का तेवर अब भी जस का तस है। अगर शुरुआती दिनों से इसकी तुलना की जाए तो अभी यहां भीड़ कम है, लेकिन किसानों ने अपनी व्यवस्था पहले से अधिक चाक चौबंद कर ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन में हो रही आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट गृह मंत्री शाह को सौंपी है। मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी स्थिति में प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उधर आंदोलन के नेताओं के तल्ख बयानबाजी से साफ हो रहा है कि आपस में फूट है और राजनीतिक आकांक्षाएं आंदोलन पर हावी होती हुई नजर आ रही हैं। सरकार मगर मौन है। आंदोलन के नेता बयानबाजी में मशगूल हैं। रणनीति की कमी भी दिखाई दे रही है। टेरी बॉर्डर पर युवक की मौत और साथ ही अन्य आपराधिक घटनाएं आंदोलन के हाईजैक होने के अंदेशा दे रही हैं। इन सब के बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि किसान आंदोलन किस और साथ ही कोरोना के मार ने आंदोलन को प्रभावित किया है। सरकार की प्राथमिकताएं बदली हैं। ऐसे में आंदोलन कैसे खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल आज से नहीं है, बल्कि पिछले कई महीनों से है। सवाल ये भी है कि असामाजिक तत्व कहीं आंदोलन पर हावी तो नहीं हो जा रहे हैं। फिलहाल देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारी किसान तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 6.5 महीने से दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत जिद पर अड़े हैं कि तीनों केंद्रीय कानून वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है और गतिरोध बरकरार है। इस बीच दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन भानु का बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत जब दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे तब कांग्रेस की फंडिंग चल रही थी। राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनसे मुलाकात की थी। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है कि आंदोलन के नेताओं में सियासी आकांक्षाएं हैं और आपसी फूट भी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तो यहां तक दावा किया है कि किसान आंदोलन अब कृषकों की मांगों को लेकर नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के विरोध में चल रहा है। कसार गांव के युवक को आंदोलन स्थल पर जलाकर मार देने की घटना को संयुक्त किसान मोर्चा ने साजिश ठहराया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन स्थल के पास उसे जिंदा आग में झोंक दिया गया, क्योंकि वो आंदोलन में हिस्सा लेने से मना कर रहा था। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इससे पहले एक महिला के रेप मामले में भी किसान आंदोलन पर दाग लगे थे। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में बॉर्डर पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। किसान आंदोलन की हिंसात्मक और अनैतिक गतिविधियां चिंता का विषय है। उधर किसानों की मांगों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। अदालत ने सार्वजनिक स्तरों पर धरना देने से भी मना कर दिया है। उस आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। आंदोलन स्थल में किसानों के जमा होने के कारण कोरोना फैलने का भी डर है। किसानों पर यह भी आरोप लगे हैं कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इन सारे इल्जाम और अंदरूनी कश्मकश के बीच किसान आंदोलन अपनी दिशा और गति को बरकरार रखने की कोशिश में है। सभी की निगाहें आंदोलन पर हैं, इनके नेताओं पर हैं। सभी उत्सुक है ये देखने के लिए कि इस लंबी जंग का अंत कैसे होगा। डर ये भी है कि कहीं आंदोलन बीच में ही हाईजैक ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जो आंदोलन किसानों के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था और उस कृषि कानून को लेकर शुरू हुआ था जिसे किसान नेता और किसानों के लहजे से कहा जा रहा था कि ये काला कानून है, आखिर उस मसले के बाद क्या अब किसान आंदोलन का रुख दूसरी तरफ होता जा रहा है? क्योंकि इससे पहले लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में किसान आंदोलन स्थल पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए कोरोना के चलते और जिस तरीके से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का दौर थोड़ा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, उस बाबत जो आंदोलन स्थल है वहां पर किसानों की संख्या कम हो रही है। लेकिन अब एक और आरोप यहां पर लगने लग गया है किसानों पर, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन पर यह आरोप लग रहा है कि कई सारी आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं और इसी के चलते ही बाकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से, और उसके साथ साथ जो हरियाणा के यहाँ पर गृह मंत्री हैं उन्होंने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तो अब आरोप ये लगने लगे हैं कि आखिर इन दिनों में ये आपराधिक घटनाएं कहां से निकलकर सामने आ रही हैं, खासतौर पर धरना स्थल को लेकर जहां पर किसान कृषि कानून के खिलाफ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इस धरने को शुरू हुए लगभग कई महीने हो चुके हैं, 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं और लगभग कई बार मुलाकातें, खासतौर पर अगर देखा जाए तो 11 दौर से भी ज्यादा की मुलाकातें अभी तक किसान और सरकार के बीच में हो चुकी हैं कृषि कानून को लेकर। लेकिन न किसान अपने एजेंडे से हटने को तैयार हैं और न ही सरकार। तो लगातार यहां पर जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर चिंगारी उठी हुई है, बीच में हमने देखा कि किस तरह से वो चिंगारी आग में तब्दील हो गई, लेकिन फिलहाल ये जो आग है वो बुझी नहीं है, अभी भी बाकायदा चिंगारी मौजूद है और लगातार कृषि कानून के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या अब ये किसान आंदोलन हाईजैक होता नजर आ रहा है, वो भी असामाजिक तत्वों के जरिए? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रमन मलिक हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही शकील अंसारी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि कृष्णवीर चौधरी जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, भारतीय कृषक समाज से जुड़े हुए हैं ये। और साथ ही आपको बता दें कि ब्रिजेश भाटी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ किसान नेता, वो भी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक बात बताइए यहाँ पर ब्रिजेश जी, हाँ ब्रिजेश जी, ये आपने जो आंदोलन शुरू किया था, इस आंदोलन की जो एक जड़ थी वो थी कृषि कानून की खिलाफत, लेकिन इससे पहले लगातार यहां पर आरोप देखने को मिल रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन हाईजैक हो रहा है, असामाजिक तत्व ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं किसानों के मुकाबले। क्या सच्चाई है इसकी? प्रियंका जी, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन नहीं है। हमारी लड़ाई इन 3 काले कानूनों को वापस कराने की है और एमएसपी पर कानून बनाने की है। मैं आपको बता दूं, आज एपीएन चैनल के माध्यम से त्रिपाठी जी, हमारे 500 किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं और ये आंदोलन सही दिशा में और शांतिपूर्वक तक चल रहा है। ये देश की आजादी के बाद एक पहला ऐसा आंदोलन है जो इतने लंबे समय से चल रहा है। और रही असामाजिक तत्वों की बात, असामाजिक तत्व कोई भी किसान का बेटा ऐसा नहीं हो सकता जिससे इस आंदोलन की छवि को धूमिल किया जा सके। ये सरकार के नए नए प्रोपेगेंडा चलते हैं हर बार बदनाम करने के लिए। और जैसा कि ये प्रकरण चल रहा है, अभी एक किसान की हत्या हुई है, हमने ये कहा है कि भाई इसकी निष्पक्ष तरीका से जांच हो, अगर इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। संयुक्त मोर्चा इसकी पैरवी करते हुए कहता है कि जो भी इसका दोषी है उस पर कार्रवाई हो और उसको सजा मिले, और ऐसी सजा मिले कि आगे से कोई व्यक्ति ऐसा घृणा अपराध करने का काम ना करे। ठीक है, प्रदीप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। प्रदीप शर्मा जी, अगर यहाँ पर कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अभी तक क्या कुछ कर चुकी है और साथ ही इस एजेंडे को लेकर आगे क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है? प्रियंका जी, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम 2020 से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पिटीशन जब गई कोर्ट के सामने तो डिफरेंट ओपिनियन लिया। एक्चुअली शुरुआत कब से हुई, जब किसान आंदोलन पर बैठे और किसान कृषि कानूनों पर रोक लगाने की मांग करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मुद्दा फैलने लगा तो उसमें एक 4 सदस्य की एक कमेटी की फॉर्म
किया और उसमें जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ शायद किसान लीडर्स भी थे। बाद में उनमें से कुछ किसान लीडर्स ने धीरे धीरे अपनी जो मेंबरशिप थी उस कमेटी में जो पार्ट थे वो उन्होंने अपने आप को उससे विड्रॉ कर लिया, अपने आप को खींच लिया उसमें से। किसान ये चाहते हैं कि कृषि कानून वापिस हो और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें ये कहा था कि ये जो फॉर्म लॉ है, जो भी किसानों का जो ये लॉ है, इसको हम इंडेफिनेटली सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब अनिश्चित काल के लिए ये ऑपरेशन में नहीं आएगा, ये रुका रहेगा, इसके ऊपर स्टेटस को हो गया, मतलब यथास्थित जो स्थिति थी वही बनी रहेगी। इसके अंदर अब 2-3 चीजें हैं प्रियंका जी जो मैं बताना चाहूंगा। अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक 3 जजेस की बेंच थी, जस्टिस कौल उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने जब ये देखा और उसी टाइम में ये शाहीन बाग का मुद्दा भी थोड़ा थोड़ा लाइट में था लेकिन किसान आंदोलन ज्यादा मुख्य था, तो उन्होंने कहा था कि जो पब्लिक, जो जनता के स्थल हैं, आम नागरिक के लिए जो स्थल है, जगह है, उनको आप इंडेफिनेटली अनिश्चित काल के लिए ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, घेर नहीं सकते जिसे कहते हैं, उसके ऊपर काबू नहीं कर सकते, कुछ टाइम के लिए कर सकते। ये अक्टूबर में था। दिसंबर 2020 में जब उस टाइम के चीफ जस्टिस थे जस्टिस बोबडे, उनकी अध्यक्षता में एक बेंच बैठी। उन्होंने कहा कि जो किसान हैं उनका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, राइट है जो प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने का। ये उन्होंने दिसंबर 2020 में कहा। उसमें कहा जो मतलब उन्होंने एग्जैक्ट सेंटेंस यूज किया था, फार्मर्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट। ये उन्होंने, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक छोटा सा बार दे दिया था, एक छोटी सी हल्का सा, मतलब राइट तो था इंडेफिनेटली उसमें करने का, लेकिन उन्होंने कहा था वो कब तक है, अनलेस दे स्लिप इनटू वायलेंस, कि तब तक वो वायलेंस के अंदर ना आ जाए, तब तक के लिए था। अब फरवरी 2021 में एक दोबारा सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के ऊपर ये जजमेंट आया। उसने ये कहा कि जो जैसे जब दिसंबर 2020 में जस्टिस बोबडे ने कह दिया था कि फार्मर का संवैधानिक अधिकार है कि वो कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके जस्ट अपोजिट मतलब एक आया, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट करने का राइट है, जो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, वो कहीं पे भी किसी भी टाइम नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी एनी टाइम एनीवेयर। ये जस्ट जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था। ये तो रहा जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किसान आंदोलन के बारे में बोला था। अब हम थोड़ा सा जो हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं लॉ के अंदर, कौन कौन से आर्टिकल्स क्या कहते हैं, लॉ क्या कहता है इसमें, और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो देखिए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, संविधान हमारे ऊपर, सबके ऊपर वो सर्वप्रिय है और सर्वोत्तम भी है। ठीक है। संविधान के हिसाब से जो राइट टू प्रोटेस्ट है, अगर हम पहले ब्रॉड वे में लेते हैं कि कहाँ से भी हमारे ऊपर, पहले अंग्रेजों ने काफी टाइम इस देश के ऊपर राज किया, तो हमारा काफी सारा जो संविधान है उसमें से काफी बड़ा पोर्शन, या हम कहें कि काफी सारा लॉ जो है वो हम वहां से उसको कॉपी किया है, बोरो किया हुआ है। ठीक है। तो यूरोपियन कन्वेंशन है जो ह्यूमन राइट्स है, वो ये कहती है कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो ये कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि पीसफुल होना चाहिए और इसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का डैमेज का मतलब। लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर आप धरना नहीं कर सकते, कमेटी का गठन किया गया। तो ये दोनों चीजें आप देखिए ना, सार्वजनिक स्थल पर धरना देने से मना किया गया, लेकिन फिर भी वहां पर अभी भी धरना चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे कमेटी का गठन किया गया, तो क्या कमेटी से जो मीटिंग हो रही है किसान नेताओं की, क्या वो उससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते अभी तक जो सार्वजनिक स्थल है अभी भी बाधित है, वो अभी भी आवागमन वहां पर पूरी तरीके से बाधित है? बिल्कुल ठीक कह रही है प्रियंका जी आप। यही बात मैं अभी धीरे धीरे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था कि
वहां पर आज की डेट में भी दिल्ली के चारों तरफ जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर मैसिव क्राउड है, काफी लोग बैठे हुए किसान भाई, और आवागमन में या डे टू डे एक्टिविटी में आम जनता को प्रॉब्लम तो हो रही है इसमें। लेकिन मैं जो कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एक कानूनी बात बता सकता हूँ कि कानून के हिसाब से कहाँ तक हमारे अधिकार हैं, कहाँ तक राइट्स हैं, कहाँ पर हम एक जगह पर आकर रुक जाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर हम आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 143, 144 और 143 जो है वो ये कहती है कि जो अगर कोई भी असेंबली है वो अनलॉफुल है तो सेक्शन 143 के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो अनलॉफुल असेंबली क्या होती है ये समझ लेते हैं थोड़ा। अनलॉफुल असेंबली वो होती है कि किसी भी प्रोग्राम के जिसमें कि आपको आशंका हो कि काफी सारी 4 से ज्यादा जब भी लोग इकट्ठा होते हैं तो परमिशन की जरूरत होती है एज पर लॉ। इस सेक्शन 144 जब हम लगाते हैं तो उसमें निर्देश होते हैं कि 144 धारा में 4 से ज्यादा जहां भी इकट्ठे होते हैं तो पुलिस बिना किसी पूछताछ के आपको अरेस्ट कर सकती है जी। अब तो कोई भी अगर ऐसी कोई धारा लगी हुई है जहां पर कि तो उसमें अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगी, वो सेक्शन 143 में कवर हो जाएगी और उसमें वो किसी भी टाइम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं पुलिस। अब अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, अनलॉफुल असेंबली क्या है? अनलॉफुल असेंबली वो है किसी भी असेंबली, आपको ज्ञात होगा इस बात का कि जब भी कोई फंक्शन होता है या कोई गैदरिंग होती है, बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, इलेक्शंस होते हैं या कोई रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं, रामलीलाज होती हैं या कोई भी दशहरा के प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर जब भी ये कार्यक्रम होता है तो वो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो वहां पर पहले पुलिस से परमिशन लेते हैं, बिल्कुल, कि हमें परमिशन दी जाए कि हम यहाँ पर प्रोग्राम करना चाहते हैं, इतने लोग एक्सपेक्टेड हैं। उसका पर्पज ये होता है कि वहां पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, ऐसी कोई स्थिति कानून के विरोध हो, कानून किसी तरीके के कानून का उल्लंघन ना हो। बात करेंगे इन सभी मुद्दों को लेकर। आपको बता दें कि हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के नेता है। लेकिन सबसे पहले नमन मलिक जी आपका रुख करते हैं। देखिए, यहाँ पर किसान नेताओं का साफ तौर पे ये कहना ये है कि जो सरकार है वो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है इस तरह की घटनाओं के जरिए। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप? पहले तो ये बात स्पष्ट हो जाए कि हो क्या रहा है। चाहे वो अनलॉफुल जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करा हुआ है, हम उसको एक बार ही छोड़ दें और 26 जनवरी के प्रकरण को भी छोड़ दें, हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है जो करने वाली, वो ये है कि गत कुछ दिनों में जिस प्रकार की गतिविधियां हुई, चाहे वो टोहाना की गतिविधि हो, चाहे वो हिसार की गतिविधि हो, चाहे वो झज्जर में जिस प्रकार से भाजपा कार्यालय बन रहा था, वो प्राइवेट जगह, वहां पे आप जाके नींव उखाड़ते हैं। जिस प्रकार से ये खबरें आ रही हैं कि 14 गांव की कुंडली की पंचायत और उस 14 गांव की पंचायत में लोगों ने बताया कि इस प्रकार से लोगों पर मारपीट करी जा रही है, नशे में लोग घूमते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं। अगर यही काफी नहीं था तो उसके अलावा जो बंगाल से हमारी एक बेटी के साथ जुड़ी और उसका बलात्कार खबर आई और जिस प्रकार से 4 दिन तक इनके सभी शीर्ष नेताओं को ये पता था कि बलात्कार हुआ और जगह में जहां पे हुआ उसको भी खाली करा दिया गया, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हुआ। अब हम उस बात को भी छोड़ते हैं। एक वीडियो मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं, ये कुंडली का ही वीडियो आया था कि जहां पे वेश्यावृत्ति लोग लगे हुए हैं। उसके अलावा ये जो परसों का इंसिडेंट है ये दिल दहलाने वाला है। इसके वीडियोस आपने भी देखे होंगे। इस प्रकार से पहले एक बातचीत होती है, कौन कौन से समुदाय, कौन कौन से वर्ग इसमें लगे हुए हैं आंदोलन में, और उस समय धमकी दी जाती है और उसके उपरांत ये सामने आता है कि एक को पेट्रोल डाल के या का तेल डाल के जला दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज और आज आपके माध्यम से कि ये क्या व्यवस्था है? क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि किसी को आप जला देंगे, किसी को आप मार देंगे इस प्रकार से?
और उसके अलावा किस लिए करा जा रहा था? ये दिखाने के लिए कि ये आत्मदाह होगा। और एक और चीज मैं आपके माध्यम से आज आपके सामने रखता हूँ कि ऐसा क्यों है कि एक ही परिवार की आधिपत्य बना हुआ है, चाहे वो राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो और अब गौरव टिकैत। क्या यही नेता रह गए हैं पूरे भारतीय किसान यूनियन में? हरियाणा के अंदर चुरूनी जी है, वो अपने आप को भारतीय किसान यूनियन का नेता बताते हैं। तो क्या भारतीय किसान यूनियन जो हरियाणा का है वो सक्षम नहीं है, ठीक है। नेता नहीं है? और ये सारी की सारी वंशवाद की राजनीति जो है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, अनैतिक काम हो रहे हैं, गैर संवैधानिक तरीके से काम हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को उकसाया जा रहा है। और मैं आज आपको आपके माध्यम से बड़ी स्पष्ट से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आपने संवैधानिक तौर वो अपनी गति करनी है, आप करिए। मेरी एज अ बीजेपी का कार्यकर्ता, ये बीजेपी के ऑफिस बन रहे हैं, ये हमारी निजी संपत्ति है, किसी व्यक्ति या सरकारी संपत्ति नहीं है। आप बार बार जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों को, उस प्रणाली को, जिस प्रणाली के नाम पे आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसकी दूसरी व्यवस्थाओं को चैलेंज कर रहे हैं। ये कहीं ऐसा ना हो, और मैं डरता हूं इस बात से कि कहीं आप जब हमारे घर पे आक्रमण करें तो हरियाणा के एटलीस्ट 35 लाख कार्यकर्ता हैं, अगर उनको संभालना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कृष्णवीर चौधरी जी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आऊंगी आपके पास, एक मिनट रुकिए जरा। कृष्णवीर चौधरी जी, एक बात बताइए, जब आंदोलन पर अब दाग लग रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति अब बन रही है, आंदोलन को लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बार थम कर, थोड़ा सोच कर, थोड़ा विचार कर एक बार फिर से शुरुआत की जाए, अगर करनी है तो, अगर आपको लगता है कि ये जरूरी है? क्योंकि जिस तरह से असामाजिक तत्व सक्रिय हो रहे हैं, ये तो आंदोलन को ही पूरी तरीके से दागदार कर रहे हैं ना। ये आंदोलन जो है, जब शुरू में नींव ही झूठ पर पड़ी है, ये कहा गया, पंजाब से शुरू करा गया कि ये मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी पे खरीद खत्म हो जाएगी, और ये दोनों मुद्दों को लेके तब सरकार ने सफाई इस बारे में दी थी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ना एमएसपी बंद होगी और ना मंडी बंद होगी। देखिए, ये पहली बार ये कानून ऐसा है मंडी का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, आजादी से लेकर आज तक जब जब संविधान में तब्दीलियां हुई हैं, वो मस्ट थे एक्ट। ये कानून ऐसे हैं कि इसमें आपको मर्जी है, आप चाहें उसको स्वीकार करें उस व्यवस्था को, चाहे ना करें। आप चाहे मंडी में बेचें, चाहे मंडी के बाहर बेचें, खेत में बेचें, बाजार में बेचें। मेरा सवाल आज यहाँ ये है कि जब महेंद्र सिंह टिकैत, जो इनके किसान यूनियन के संस्थापक थे, वो 28 साल पहले से इस मांग को लड़ते लड़ते यहाँ तक आके और दुनिया छोड़ के चले गए। जब ये कानून बनाए तो जून 2020 में किसान यूनियन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की राकेश ने और इन लोगों ने, और ये कहा कि यूनियन की 27 साल पुरानी मांग पूरी हो गई और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, आखिर दलालों की वकालत क्यों करती हैं ये राजनीतिक दल? यही कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में रही, यूपीए 1 और यूपीए 2। वही शरद पवार 10 साल तक कृषि मंत्री रहे। वो बराबर यूपीए 2 में उनका प्रयास ये रहा कि किसानों के बाजार के शोषण से मुक्ति के लिए प्रयास करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जानकारी होनी चाहिए कि इन राजनीतिक दलों की सोच क्या है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक कमेटी बनती है, 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी होती है, उसके भूपेंद्र हुड्डा चेयरमैन होते हैं, और उसमें बाकायदे बैठकें होती हैं, और आखिर में रिपोर्ट आती है कि जब तक मंडी के शोषण से, बिचौलियों से मुक्ति नहीं मिलेगी, किसानों को आर्थिक रूप से उनका अधिकार में जो है सुधार नहीं होगा। बाजार का खोलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात उसमें थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए जरूरी है कि कहीं टमाटर सड़ रहा है, कहीं प्याज की दुर्गति हो रही है, कहीं आलू की दुर्गति हो रही है, तो किसान का अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसे पता है कि मुझे क्या पैदा करना, किस भाव पर मुझे बेचनी है फसल, मुझे क्या रेट मिलेगा। एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को अगर सीधे खेत से जोड़ा जाएगा, किसान से जोड़ा जाएगा, तो
तो उसमें फसल की बर्बादी नहीं होगी और किसान को उचित भाव मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता किसान से, देश के किसी भी किसान से, कि आप ये पैदा करिए या हमसे कांटेक्ट करिए। बिल्कुल नहीं। इसी से जुड़ा सवाल हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया था, जब बनाया था किसी ने विरोध नहीं किया। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना। मेरा आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से उनसे सवाल होता है बार बार कि आपकी सरकार उस कानून में साफ लिखा हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है पंजाब का, कि किसान पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और साथ में सजा, दोनों प्रावधान है, अकेले नहीं कि ये या ये नहीं, दोनों प्रावधान है। वहां किसी ने विरोध नहीं किया। आज तक क्यों नहीं किया है किसान नेताओं की? कहां इनकी अकल मारी गई? ये कहां के नेता है? ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं अजय उपाध्याय जी, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं इस पर। पहले सुनिए ना, आप बात सुनिए। आप ये बताइए कि झूठ पर टिका हुआ आंदोलन, आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं देश के किसानों। 14 करोड़ 30 लाख जोत है इस देश के अंदर, और मात्र चंद ये लोग जो हैं, जो बिचौलिए हैं मंडी के, ये एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी मात्र 6% किसानों को मिलती है, 94% किसान। ठीक है, ब्रिजेश जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगे, लेकिन पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से एक सवाल कर लिया जाए। आऊंगी आपके पास दोबारा से कृष्णवीर चौधरी जी, बिल्कुल आऊंगी आपके पास, 1 मिनट रुकिए जरा। अजय उपाध्याय जी, वही चीजें जो आपकी तरफ से उठी थी, जैसा कि अभी कह रहे हैं कृष्णवीर चौधरी जी, अब जब वही काम सरकार कर रही है, बिचौलियों को साइड कर रही है ताकि किसान अपने तरीके से खेती बाड़ी कर सकें, तो उसमें परेशानी क्या है आखिर कांग्रेस पार्टी को? परेशानी इस देश के लाखों किसानों को है, लगभग 62 करोड़ जो किसान इस देश में है, उन्हें पता है कि इस 3 कानून का क्या मायने है। और जहां तक बात इन्होंने की है कि कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्णवीर चौधरी जी बहुत वरिष्ठ कृषक नेता है, बेशक आजकल भाजपा से मैनिपुलेटेड होते हैं वो पिछले कुछ दिनों से, वो अलग बात है, और भाजपा के पक्ष को ही किसान बन करके वो रखते हैं, वो ठीक है, उनकी अपनी बातें हैं। तो 2012 में मोदी जी नहीं, उन्होंने जो तथ्य बताए हैं, 1 मिनट डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये बात बताइए अजय उपाध्याय जी। मैं आना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, जो उन्होंने तथ्य बताए वो गलत है क्या? प्रियंका जी, उनके एक एक चीज का उत्तर दूंगा मैं, सिर्फ उसके साथ एक प्रश्न साथ में जोड़ूंगा भी कि 2012 में एमएसपी के लिए कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई थी। मुख्यमंत्री होते थे माननीय मोदी जी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, और उनका रिकमेंडेशन था कि एमएसपी को लीगल कानूनी दर्जा दिया जाए। किसान इसी बात को मान रहा है इस वर्तमान के प्रधानमंत्री जी से, उस मोदी जी से, जिन मोदी जी ने इसका रिकमेंडेशन किया था। अब वो प्रधानमंत्री है और किसान कहता है हमको एमएसपी का कानूनी दर्जा दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बिचौलियों को खत्म करने की बात है, ये बिचौलिया खत्म नहीं करना चाहते, ये बड़े बड़े 2-3 बिचौलियों को लाना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ जो और भी जो उपभोक्ता अधिनियम का जो कानून था, जो उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज का मामला था, उसको जिस तरह से इन्होंने ओपन किया, वहां से किसानों को आपत्ति है। हमने जो भी कानून कभी भी बनाए, हमने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया जिसमें कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को उसमें बेवजह स्पेस मिले और किसानों की जो मेहनत की कमाई है उस पर उनका कहीं ना कहीं लाभ कमाने का काम दूसरा करे। ये कानून ही नहीं है किसानों के लिए, ये कानून व्यवसायिक है। इस कानून के नाम को जब आप लेंगे, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से तीनों कानून, एक तो उपभोक्ता अधिनियम कानून को इन्होंने चेंज किया है, जिसके तहत स्टोर कितना भी चाहे कोई कर सकता है। कभी भी कांग्रेस ऐसी कानून के पक्षधर नहीं थी। जहां तक एमएसपी लागू करने की बात है, इनके मुख्यमंत्री जी जो मोदी जी उस समय होते थे, उन्होंने कहा कि कानून लागू कीजिए, एमएसपी लीगल होना चाहिए, क्यों अब मुँह कर रहे हैं? तीसरी बात, जो कानून लाए जब इतनी ही बात थी किसानों के हित में, आप थे, किसानों से बात कर लेते, किसानों के इन्हीं जो बाद में आप वार्ता कर रहे थे, इनको बैठा लेते। आज देखिए 5 जून याद है, जो कोरोना का समय था, जिस समय अध्यादेश से लाए, सितंबर में जब पीक पे देश में कोरोना था, उस समय पार्लियामेंट में जबरदस्ती पास कराया, और जब विवाद हुआ, जो कोर्ट ने स्टे किया, तो ये जो है अभी भी कील ठोकवाने में, साजिश करने में, अभी भाजपा के प्रवक्ता माननीय मलिक साहब वैसे बड़े विद्वान आदमी हैं, लेकिन उनके भी भाषा में वही दिख रही है कि मैं भी नहीं मानूंगा, धमकी दे रहे थे। अरे भाई, किसानों को तो बहुत आपने धमकी दी इस देश में, सारा किसान देख लिया, क्या नहीं किया। ठीक है, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और भी सवाल जवाब होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ठीक है, 1 मिनट ठीक है। जो हुआ था तो हालांकि यहाँ पे कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार इस पर सियासी रंग चढ़ता चला गया। फिलहाल सियासी रंग का असर किस तरीके का है, इसी बाबत बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन मलिक जी,
एक लंबा समय हो चुका है, लगभग 6 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है। लगभग देखा जाए तो कई महीनों से हम देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से आंदोलन में डटे हुए हैं। आखिर अब सरकार कुछ तो सोचे, कोई तो स्टैंड ले जिसके चलते इस समस्या का समाधान निकलकर सामने आए। प्रियंका जी, पहले मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, हमारे कांग्रेस के मित्र जो हैं, उनका जवाब देता हूँ। अजय जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक तो 2019 का अपना मैनिफेस्टो दोबारा पढ़िए, उसको समझिए उसमें क्या लिखा है। दूसरा, जो आपके सुरजेवाला साहब है ना, उन्होंने सबसे पहले कैथल के अंदर अदानी साहब के साथ मिलकर सिलोस जो है वो बनाया था कैथल में। उसके बाद अब आ जाइए आप, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के लिए जो बन रहा था, दोनों ये किशनवीर चौधरी जी ने बहुत अच्छी तरीके से बोल दिया। मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप कोशिश करके पंजाब मंडी एक्ट 2006 पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 12 ए पढ़ें। उनमें क्या क्या लिखा है कि प्राइवेट मंडी कहाँ खुल सकती है। उसमें ये भी लिखा है लाइसेंस कौन देगा। उसमें ये भी लिखा है कि जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड मंडी कमेटी है उसके द्वारा दिए गए निर्णय को आप ना कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ना किसी कमेटी में रख सकते हैं। ये तो आपका जवाब है, एक बार जाके पढ़ लीजिए, शायद थोड़ा सा ज्ञान इस विषय में आ जाएगा। जहां तक अब बात आती है किसान आंदोलन के साथ, ये तो अनैतिक काम हो रहे हैं, ये इनके बस में नहीं रहा है। इसमें आप ये देखिए, हरियाणा कांग्रेस की एक नेत्री ने खुला वीडियो आया था जहां खुला था कि जो भर्ती चाहिए इनको दीजिए, चाहे वो शराब हो या कुछ हो। एक चीज, दूसरी चीज, पंजाब के 2 सांसद और कुछ मंत्री और साथ में विधायक ये कह चुके हैं कि हमने हर तरीके से, चाहे पेट्रोल की, चाहे कोई न्याय व्यवस्था की, चाहे कोई, हमने हर तरीके से इनकी मदद की। अब आ जाइए तीसरे विषय पे, संवेदनशील विषय। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपका अधिकार मेरी तकलीफ से बड़ा कैसे हो सकता है, एक। और दूसरा कि जब आप बात करते हैं ये क्यों होता है, और खासकर ये जो जलाने वाला केस है, उसके सीडिंग वीडियो है, उसमें ये बहुत क्लियरली है कि एक जगह वाद विवाद ये हो रहा है कि जो 2016 फरवरी में हरियाणा के अंदर आगजनी हुई थी, उस समाज के या उस लोग ने इसको कब्जा किया, और उसमें एक और वर्ग का व्यक्ति ये कहता है कि हम लोग तो इसके साथ नहीं हैं, और उसमें धमकी दी जाती है कि 5 मिनट हम बताते हैं तेरे को। और उसके बाद ये खबर आती है कि एक व्यक्ति, जिस चैलेंजिंग जो समुदाय था, समुदाय के व्यक्तियों पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये तो सारे षड्यंत्र हैं, और ऐसे ही काम उन्होंने, वो जो बेचारी लड़की बंगाल से आई थी जिसका बलात्कार हुआ, उसका करा कि पहले तो उसको दिखा दिया कोरोना के लिए कि वो कोरोना से मरी, उसके बाद लोगों को भगा दिया, फिर वो कैंप भी सारा साफ करा दिया। लास्ट चीज मैं बोलता हूँ, जगह जगह इन्होंने, चाहे कहते हैं, चाहे वो राकेश शरूकी हैं, रज्जोवाल हैं, या योगेंद्र यादव हैं, या और इनके तरीके के दर्शनपाल सिंह वगैरह, इन्होंने कईयों 3600 प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि हर प्रदर्शन के एरिया के अंदर हमारे लोग हैं जो पुलिस की सतर्कता से काम कर रहे हैं, कोई भी गैर सामाजिक आता है, कुछ आता है, उसको हम पकड़ रहे हैं। और इन्होंने कहीं को पकड़ के दिखाया कि ये इसका एजेंट हो सकता है। मैं आज ये जानना चाहूंगा कि जितने सारे तत्व, चाहे वो चिट्टे का इस्तेमाल करने वाले हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो महिलाओं को छेड़ने वाले हो, चाहे वो और काम करने वाले हो, ये सारे के सारे जो हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा इनके लोगों इससे पूछिएगा, वो कहाँ, ठीक है, और आज एसी लगा के बैठे हुए हैं, 5 सितारा होटल में खुद रहते हैं, हवाई चक्कर मारते हैं, 50 गाड़ी में हैं, और कहते हैं किसान। इस देश के अंदर 62 करोड़ से ऊपर किसान लोग हैं, और उनमें से मेरे ख्याल से 60-62 हजार लगे हुए। अब ठीक है ब्रिजेश भाटी जी, सारे के सारे, ठीक है ब्रिजेश भाटी जी, एक बात बताइए, अगर देखा जाए तो टिकैत के खिलाफ ही, टिकैत साहब के खिलाफ आंदोलनकारी नेताओं की बयानबाजियां सामने आ रही हैं, क्या ये मानकर नहीं चले कि कहीं न कहीं अब आपसी फूट है, जिसके चलते जो मजबूती होनी चाहिए आंदोलन में वो नहीं हो पा रही है?
आंदोलन में कहीं भी कमजोरी नहीं है। ये आंदोलन मजबूती के साथ चल रहा है। आदरणीय बड़े भाई साहब कृष्णवीर जी भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करके इस आंदोलन की कमियां गिना रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये आप जो काले की बात कर रहे हैं ना आदरणीय प्रवक्ता जी और कृष्णवीर जी, आपको बता दूं ये आंदोलन में जो है ये जो कानून आए हैं ये उस समय आए हैं जिस समय देश का एक एक व्यक्ति अपने घर में कैद था और संसद में तालियां पिटवा कर इनको लागू किया गया। किसी से सलाह नहीं ली गई, एक किसान संगठन को बुला के नहीं पूछा गया। ये अडानी और अंबानी को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये पार्टी साहब आपका जवाब है मेरे पास, एक बार आप बोल दें फिर मैं सुनिए मेरी बात। अब आप, मैं नहीं बोला आपके बीच में, आप भी मत बोलिए प्लीज प्लीज। मलिक साहब मैं यही बोल रहा हूँ एक बार आप अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने 80 करोड़ लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। 500 किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। आपकी सरकार के एक मंत्री, एक सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये नहीं कहा कि ये भी इस देश के नागरिक थे जिनकी वोट लेके आपकी सरकारें बनी है। और आप बात करते हैं कानून, आपने किस तरह से आंदोलन को चलने का काम किया, आपने नए नए षड्यंत्र इसको रचने का काम किया। लेकिन 1947 के बाद, देश की आजादी के बाद ऐसा पहला आंदोलन है जो शांतिपूर्वक चल रहा है। हमारे 500 लोग शहीद हो गए लेकिन हमने आज तक नहीं भरी। लेकिन आप लोगों ने षड्यंत्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये देश देख रहा है, आपको चुनाव दिखता है, आपको वोट दिखते हैं। आपने देश की जनता को मार दिया और ये शहादत पर पड़े। किसानों को कोई शौक नहीं लग रहा है यहाँ पड़े हैं। आप कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी पर कानून बना दीजिए, किसान अपने घर चला जाएगा। किसी को शौक नहीं है या बारिश धूप तूफान में पड़े हुए। कितने लोग चले, कितने परिवार खत्म हो गए कोरोना काल में, जब आप लोग घर में एसी में बैठे खाना खा रहे थे, जब भी किसान इस बॉर्डर पड़ा था। ठीक है ब्रिजेश जी, एक मिनट आ रही हूँ आपके पास रमन जी। ब्रिजेश जी, अब तो ये भी कहा जा रहा है इस आंदोलन को लेकर कि जो आंदोलन है ये जो कि लगातार चल रहा है वो अब किसानों की मांगों को लेकर नहीं है। किसानों की मांगों से अब हटकर हरियाणा सरकार सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन के विरोध में चल रहा है। क्या ये मानकर चला जाए? नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ प्रियंका जी, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा, लेकिन राजनीतिक दल के कई नेता नजर तो आते हैं साथ में, मंच पर भी मंच भी साझा करते हुए नजर आते हैं। अरे राकेश खुद हमने किसी के लिए कोई मंच नहीं साझा किया, ना हमने किसी को माइक दिया है। मर्जी है, कोई भी आ सकता है, लेकिन किसी राजनीतिक दल के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। रमन मलिक, चलिए प्रियंका जी, एक तो ये बताइए, इनसे पूछिए, आ रही हूँ आपके पास, पूछिए एक मिनट, इनसे ये पूछिए एक तो कि क्या राकेश टिकैत चुनी तो एक आरएलडी और एक आम आदमी पार्टी की ना लड़ी तो और पार्टियों का सहयोग मांगने को जा रहे हैं। एक मिनट मेरी बात, और पार्टियों का सहयोग जितना आपने अन्ना आंदोलन में किया था, अगर उन्होंने आपकी मदद अन्ना आंदोलन में की थी तो हम भी मान सकते हैं किसानों की मदद ये लोग कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आऊंगी आपके पास रमन मलिक जी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन फिलहाल ठीक है एक मिनट रुकिए। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ आज के कि एक तो ये दोनों नेताओं ने लड़े हुए हैं, क्या ये नहीं फैक्ट? और दूसरी बात बतानी चाहिए वो ये है कि जब आप आज की बात करते हैं, इनका सारा कच्चा आप करते हैं, आप ऑर्गेनाइजर हैं, आप लेकर आए, इनको रक्षा करनी आपकी जिम्मेवारी थी, आप तो इनकी मौत, इनकी शहादत, ये सब आपके सर पे, और आपने अपनी राजनीति के लोगों के परिवारों को खत्म करा, लोगों के परिवारों को छोड़ा, आपने उनको कोरोना मुंह में झोंका, लेकिन आपके लोग अपने आप ठीक है, आपकी बात आगे रमन मलिक जी, ठीक है रमन मलिक जी, आपकी बात आगे। दूसरे भी मेहमानों को रुक करना है यहाँ पे। फिलहाल अभी किसान आंदोलन को लेकर लगातार धरना चल रहा है और बातचीत भी हुई है सरकार के साथ। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुई है, बातचीत भी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पेच फंसा कहाँ पर है। और जिस तरीके से अब आरोप लग रहे हैं आंदोलन को लेकर, जिस तरह से आंदोलन को दागदार करने की कोशिश हो रही है, जैसा कि यहाँ पर किसान नेताओं का कहना है जो कि धरने पर बैठे हुए, उसकी हकीकत क्या है जानने की कोशिश हो रही है यहाँ पर इस कार्यक्रम लोकतंत्र में। और बहुत देर से यहाँ पर अजय उपाध्याय जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पहले वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद में कृष्णवीर जी का रुख करूंगी। जी अजय उपाध्याय जी। प्रियंका जी, ये पूरा डिबेट जो है लगातार मैंने लगभग साल भर से अब ये चल रहा है, और कृषि कानून को लेकर के अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो किसान है उनको अच्छी तरह से समझ है कि उनका हित क्या है, उनका अहित क्या है। सरकार को भी पूरी समझ है, सरकार भी कोई नासमझ नहीं है। सारे जो प्रयास कर रही है सरकार समझते हुए कर रही है। भाजपा के जो भी प्रवक्ता है, चूंकि उनको पट्टी है, मजबूरी है, जो ऊपर से निर्देश होता है उसी को करते हैं। सरकार किसी के इशारे पे चल रही है, और वो इशारा स्पष्ट है, 2-3 लोग हैं उन्हीं के इशारे पे चल रही है। जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप है,
सरकार का मकसद ही है बिजनेस ग्रुप को। यदि किसानों को ईमानदारी से उसमें इन्वॉल्व करती और उसका ईमानदारी से इलाज चाहती थी, उनको लाभ देना चाहती थी, तो पहले उनके नुमाइंदों से बात करती, कम से कम उनसे समझने का प्रयास करती कि उनके लिए क्या हितकर है। और किसानों के विरुद्ध ये पहली बार नहीं काम की है। पिछले 7 साल में आप देखेंगे तो हर चीज पर जीएसटी लगाई, उसके बाद उनके सारे दाम को बढ़ाई, पर एकड़ 15,000 रुपए जो एक्स्ट्रा वो ले रही है, कहने को 6,000 देती है और दूसरे पॉकेट से 15,000 ले लेती है। ये सरकार कही थी डबल C2+50 पर हम जो है डबल करेंगे इनकम, कहां हुआ सबको पता है। हलफनामा दी कोर्ट में कि हम नहीं कर सकते। किसानों के भूमि अधिग्रहण बिल के तहत भूमि लेने का भी प्रयास कर रही थी। तो पूरा देश देख रहा है, ये क्रोनोलॉजी है, एक दिन में नहीं बना है। जहां तक बात हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कांग्रेस को पढ़ के आना चाहिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं प्रवक्ता महोदय, जो आपने पढ़ी होगी ये कृषि कानून का, हिंदी में आप ही तीनों कृषि कानून का नाम बता दें आज चैनल के माध्यम से प्रियंका जी के बिहाफ पर, तो दर्शक भी समझ जाएंगे कि आपको कितना कृषि कानून की जानकारी है। कोई किसी ने नहीं पढ़ी है, सिर्फ कहानी बना रहे हैं। जहां तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की आप चर्चा कर रहे हैं, आप अपना मैनिफेस्टो उठाइए और पेज नंबर 79 पे आप पढ़िए कि आप लोगों ने 2019 में क्या वादा किया था, 2014 में क्या वादा किया था। दोनों में किसानों के लिए जो वादे किए वादा खिलाफी की। आपने कुछ नहीं किया, जस्ट उल्टा ये 3 काले कानून लाए, जिसके कारण देश का 500 किसान कहीं न कहीं इस पूरे आंदोलन के कारण शहीद हो गया। और इसकी जिम्मेवारी किसी की है तो देश के सरकार की और प्रधानमंत्री की है। हत्या का केस बनना चाहिए इन लोगों पर। ये लोग अभी भी बेशर्मी करते हैं। ठीक है कृष्ण चौधरी जी, ठीक है देश का नागरिक है, आप जीत गए 303 सीट या 200 सीट, दो सीट मिल गई, तो इसका क्या मतलब आप प्रजातंत्र में आवाज नहीं अपने ही? जिन लोगों ने आपको वोट दिया था ये सारे किसान, मैं मानता हूं कि ये भाजपा को वोट लोग दिए होंगे, नहीं देते तो इतनी सीट आपको नहीं आती। इसको याद रखिए, कांग्रेस फिर आती तो कांग्रेस को नहीं, हमारी पॉलिसी यदि कुछ गड़बड़ रही होगी तो हमको नकार दिया, लेकिन आपने क्या किया इनके साथ? ठीक है कृष्ण चौधरी जी, एक बात बताइए, यहाँ पर एक चीज तो अजय उपाध्याय जी की माननी पड़ेगी ना कि कानून लाने से पहले अगर एक बार किसान नेताओं से, किसानों से बातचीत कर ली होती, मंथन कर लिया होता इस कानून को लेकर, तो शायद इतनी समस्या नहीं खड़ी होती। और यही शायद एक पॉइंट है जिसको लेकर लगातार विपक्ष को मौका भी मिल रहा है कटाक्ष करने का। मैं बात करूं जरा जी, ऐसा है, राष्ट्रीय किसान आयोग में क्योंकि रिपोर्ट बनाने में मेरा भी योगदान रहा है, ये पूरा देश जानता है, पुराने लोग तमाम लोग जानते हैं, मैं शरद पवार जी, भूपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं। 2007 में रिपोर्ट दे दी थी और 2007 से 14 तक रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। ये तो किसान आयोग कैसे कैसे झूठ। दूसरी बात मैं ये कहूंगा भैया, चलिए मैं तो नहीं बुलाया, लेकिन अब नीति आयोग की बैठक में इन कानूनों को बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उस मीटिंग में उस समय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उनकी आपत्ति थी उस आपत्ति को आप लोगों ने नहीं लिया है। ये आप इसको मान लीजिए, झूठ मत फैलाइए। एक बात उनको पूरी कर लेनी दीजिए जी अजय। जवाब बोल रहे, मेरे अंदर कमी है, मैं बोलता नहीं उस तरीके से जी। तो मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री वहां थे, कांग्रेस पहले खुद भी यही कर रही थी और कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में गए थे। तीसरी बात, जब ये कानून लोकसभा में लाए गए तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं थे पार्लियामेंट में, क्यों आपत्ति नहीं उठाई? चौथा पॉइंट, जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विद्वान अर्थशास्त्री हैं, सम्मानित व्यक्तित्व है देश के, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा जो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करना चाहते थे मैंने तो इनका काम किया। तो अगर उसमें गलतियां हैं, उसमें खामियां हो सकती हैं, मेरी बात आप सुनिए जरा ध्यान से, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैं टिकट नहीं मांगा, ना कांग्रेस में लड़ा, ना बीजेपी में लड़ा, ना मैं किसी पद पे हूं, मैं तमाम लोगों को जानता हूं, एक एक को जानता हूं, एक एक कच्चे चिट्ठे पता है, सब चुनाव लड़ चुके हैं, सब विदेश से चंदा ले रहे हैं, उससे मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट सिर्फ किसान और कानून पे बात करने का है, मेरा अधिकार, इस बात को मैं मानता हूँ। मेरा ये कहना है कि मैंने आपत्ति उठाई कि एसडीएम नहीं, कोर्ट का अधिकार होना चाहिए, ये बात मैंने रखी और आज भी मैं कह रहा हूँ। दूसरा मेरा मुद्दा है कि देश में उस गरीब आदमी को जिसका आज तक इन दलालों ने शोषण किया है, उसको बाजार मिलना चाहिए। इस देश में 1000 ई मंडी बनी है। हमारा ये कहना है कि किसानों के लिए जो 22,000 हाट हैं इस देश में, उनको किसानों की मंडी बनाने की मांग मैं लंबे समय से करता चला रहा हूँ, बिना टैक्स के करता चला रहा हूँ। ठीक है। पांचवा सवाल मेरा ये है कि हाँ, इस देश में किसानों को बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सब किसानों को मिले,
ऐसी व्यवस्था करे, चाहे सरकार उसके लिए कोई आयोग बनाए, चाहे सरकार उसके लिए कोई अथॉरिटी बनाए। लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए कि इन 3 काले कानूनों में काला क्या है। ये 12 मीटिंग हुई, सरकार ने दूसरी बैठक में ये कहा, इनसे कहा, मेरे से नहीं कहा, कि कमेटी बना देते हैं, 5 नाम आप दे दीजिए, 5 सरकार के अधिकारी हों कमेटी में। आप नहीं मानते, आप संसद को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट आपको कहती है, आप नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, आप उसके सामने जाके अपनी बात नहीं कहते। आप कनाडा से बात करोगे, आप पाकिस्तान से ISI से कृष्णवीर चौधरी को धमकी के टेलीफोन करवाओगे, है? शर्म आती है। ठीक है, मुझे कहना ठीक है ब्रिजेश जी, जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए, बहुत कम समय है मेरे पास, जल्दी से। इसके बाद अजय उपाध्याय जी की भी प्रतिक्रिया लेनी, जल्दी से। सारी बातें बता दी, आप बहुत ही विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे, लेकिन आप एक बार ये तो बता दीजिए कि भाई ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों कानून बनाए गए? आपने इसका जिक्र किया एक बार भी? ये इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए जिनमें कहते थे कि गायों के लिए चारा इकट्ठा किया जाएगा, और उनमें सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात को और किसानों की फसल को गिरफ्त करने के लिए बनाए गए थे वे। आप मान लिए बहुत बड़े आयोग के चेयरमैन हैं, आपने कमेटियां बनाई हैं, आपको सब चीज की जानकारी है, तो आपको यही पता होगी कि ये कानून किस तरह से पास हुए और किस तरह से दमन कर लेंगे किसानों का। आपने सबका चिट्ठा आपके पास है, आप तो बहुत ठीक है अजय उपाध्याय जी, तरीके से लग रहे हैं। ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक है ब्रिजेश जी आपकी बात आ गई, ठीक है अजय उपाध्याय जी, किसानों की सादत हो गई। ठीक है, समय बहुत कम है मेरे पास, जल्दी से अजय उपाध्याय जी। कृष्णवीर जी का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, ठीक है, कम से कम वो किसान नेता बन करके उस पक्ष को रखते हैं, भाजपा का ही पक्ष रखते हैं, एक पक्ष रखते हैं। जहां तक बात इन्होंने कही, 10 सेकंड, जहां तक कांग्रेस पर इन्होंने कई आरोप प्रत्यारोप लगाया और कई सारी चीजें कही, मैं तो कहता हूं तो कांग्रेस की ही यदि बात माननी थी सरकार को, तो कांग्रेस लोकसभा में भी अपनी बात रखी। जब राज्यसभा में पास हो रहा था तो कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे मित्र हैं कई सांसद, जिन लोगों ने जब विरोध किया तो उनको बाहर करा दिए का रास्ता दिखा दिया गया मार्शल के बल पर। अभी भी कांग्रेस कह रही है कि MSP लागू कर दीजिए, वही कानून लागू कर दीजिए जो मोदी जी ने रिकमेंड किया था मुख्यमंत्री रहते हुए, और किसान भी यही मांग कर रहे हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए, अपने आप सारी चीजों का समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है रमन साहब, बात है, ठीक है, लेकिन मलिक साहब नहीं करेंगे। मलिक साहब को अपनी बात रखनी है और ये भी बेचारे चाहते हैं। ठीक है रमन साहब, जल्दी से चाहते हैं। देखिए और PMO नहीं चाहता है। एक तो आप और भाटी साहब दोनों, उपाध्याय सुनिए ना, आप और भाटी साहब को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं। आप बार बार ये बोल रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक तरीके से बिल पास हुआ। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप कोर्ट में जिस मर्जी में चले जाइए और इसके खिलाफ ये बोलिए कि ये गैर संवैधानिक तरीके से पास हुए हैं। तो आप अगर कोर्ट के कह दे तो आप उसको हम मानेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है, ठीक है रमन मलिक जी, बात आ जाती है रमन मलिक जी, वंशवाद को आप लोग, ठीक है रमन मलिक जी, बहुत ही छोटा सा जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का। मैं नहीं जा रही यहाँ पर इस आंदोलन की सियासत को लेकर, मैं सिंपल सी एक बड़ी साधारण सी बात कहती हूँ। जो रास्ता इतने लंबे समय से इस वक्त जाम पड़ा हुआ है, आम आदमी जो वहां पर आवागमन से परेशान है, और जो लोग धंधे पर बैठे हैं वो भी इसी देश के लोग हैं, वो भी आपके ही लोग हैं। ऐसे में समस्या का समाधान कुछ नजर आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है तो अभी और कितना इंतजार करना होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, जो वहां बैठे हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं, तभी उनके ऊपर इतने कर्म करने के बाद भी उनमें से कुछ लोग के, चाहे वो 26 जनवरी का था, चाहे कुछ भी, तो सरकार ने कोई सख्त रवैया या कोई सख्त एक्शन नहीं लिया कि वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे अपने हैं। दूसरी बात, जो आप समाधान की बात करें, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि इनमें जो संशोधन कराना चाहे, संशोधनों के लिए हम तैयार हैं। आप बोले, मंत्री तक नहीं इस बात के लिए तैयार हैं, आप करिए संशोधन। ठीक है, यही बहस होती है, यही बहस होती आ रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।